हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। तो आज आप थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट नंबर 5 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पार्ट थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि इसके अंदर हम कुछ चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका आज ख़त्म हो जाएगा, एक क्लास आपकी लास्ट बचेगी जो, तो फिर कल ये चैप्टर आपका जो है वो फिनिश हो जाएगा। आज हम जो बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल की यहाँ पे हम आज स्टडी करेंगे। तो इस रिटर्न टू स्केल के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं वो हम देखेंगे कि आपका जो रिटर्न टू स्केल है वो कब एप्लीकेबल होता है। तो अगर रिटर्न टू स्केल जो है आपका वो लॉन्ग रन के अंदर एप्लीकेबल होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो आपका पढ़ा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इसकी हमने अभी तक क्या है स्टडी की है, जिसको हम बोलते थे परिवर्तनशील साधन के नियम। परिवर्तनशील साधन के नियम, इसकी हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या है, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के अंदर बेसिकली क्या पढ़ते हैं हम कि जो आपके पास फैक्टर होते हैं वो आपके पास जितने फैक्टर होंगे वो आपके वेरिएबल फैक्टर होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की हम इसके अंदर स्टडी, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या है बात करते हैं रिटर्न टू स्केल। तो रिटर्न टू स्केल क्या है, बेसिकली रिटर्न टू स्केल एप्लीकेबल होता है लॉन्ग रन के अंदर। कि लॉन्ग रन के अंदर आपके पास जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो आपके पास वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि हमारे पास जो चार हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम बेसिकली यूज़ करते हैं, तो ये लॉन्ग रन के अंदर क्या है हम इन सभी को चेंज कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हमें जो है मशीन को इंक्रीज़ करना है, अभी हमारे पास मशीन जो है वो 1 है और लॉन्ग रन के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है 10 की, तो हम इसको 10 तक क्या है इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो पीरियड है उसको मान के चलते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट 20 ईयर के आसपास लॉन्ग रन टाइम पीरियड है। तो हमें जितने भी साइज़ जो है वो फर्म का चाहिए, हम उसी साइज़ के अंदर क्या है अपने लॉ जो हमारे पास फैक्ट वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। और इस चेंज है इसको हम सेम प्रपोर्शन के अंदर भी कर सकते हैं, यानी कि आपका जो अनुपात है उसमें हम क्या है सेम अनुपात के अनुसार भी हम उसको बदल सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर हम जो इसका प्रोपोर्शन है वो नॉन सेम भी हो सकता है, कि उसके अंदर डिफरेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम सेम प्रोपोर्शन की बात करें तो यहाँ पे हम दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मान के चलते हैं कि एक हमारे पास लेबर है और एक हमारे पास कैपिटल है। इन दोनों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनकी हेल्प से हम क्या है प्रोडक्शन करते हैं। तो सेम क्या कब होंगे कि मान लीजिए एक हमारे पास क्या है ये लेबर ले लेते हैं हम, और एक हमारे पास है कैपिटल। तो इट मीन्स कि अगर आप एक लेबर यूज़ कर रहे हैं तो दो आप क्या करें कैपिटल का यूज़ करें। उसके बाद आप क्या है सेकंड जो है अगर आपने लेबर का यूज़ किया है तो आप जो कैपिटल यूज़ आप 4 करेंगे। उसके बाद अगर आपने थर्ड लेबर यूज़ करी तो कैपिटल आपके पास क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो जब आप इनके प्रोपोर्शन निकालेंगे तो ये 1:1 ही जो आपका 1:2 है वो आता है। क्या यहाँ पे भी आपकी वैल्यू 1 बचेगी और ये आपकी वैल्यू क्या है 2। ये क्या है 1:2। तो यहाँ पे हम क्या है हर एक कंडीशन के अंदर जो इंक्रीज कर रहे हैं लेबर और कैपिटल में, वो आपका क्या है इक्वल चेंज हम कर रहे हैं। बट ऐसा भी पॉसिबल है कि ये रेशो जो है आपका सेम ना हो, और हो सकता है कि आप जो लेबर यूज़ या कैपिटल आप यूज़ कर रहे हैं उनका रेशो क्या हो डिफरेंट हो। उस सेंस में क्या होगा कि आप मान लेते हैं कि पहले आपने टू ही यूज़ करा है, फिर आपने जो आपने 5 यूज़ कर ली, उसके बाद आपने 7 यूज़ कर ली। तो यहाँ पे जो आपका रेशो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंट रेशो भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन इसकी हम देख लेते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर। दो फैक्टर्स हैं हमारे पास लेबर और कैपिटल। कि आपका जो प्रोडक्शन इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। एल से डिनोट किया है, और जो हमारे पास के है के कैपिटल को, यानी कि श्रम
और पूंजी, कि आपका जो उत्पादन है वो दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, श्रम और पूंजी के ऊपर। और जो आपके पास एफ है, इसको हिंदी में कहते हैं फलन और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फंक्शन। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास एक जो है वो बनता है हमारा P1 जो कि इक्वल होता है किसके, है ml अपॉन में m कह के। m शो है वो बेसिकली जो शो है वो जो शो करता है वो करता है चेंज, जो इक्वल चेंज इन प्रोपोर्शन, कि आपका जो कैपिटल और जो आपका लेबर जो है उसको ये शो करता है। तो मान लेते हैं कि अगर आपका पहले हम जो लेबर है 1 यूज़ कर रहे थे 1, यहाँ पे हम लेबर को लेते हैं और यहाँ पे हम कैपिटल को ले लेते हैं, और कैपिटल आप यूज़ कर रहे थे 2। तो यहाँ पे जो आपका रेशो है वो क्या आता है 1:2। उसके बाद अगर आप लेबर और कैपिटल को अगर सेम रेशो में आप बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो इनके लेबर और कैपिटल है वो उनके नंबर चेंज होंगे, बट ये एम की जो वैल्यू है वो आपकी सेम रहती है। तो इसकी हम बात करेंगे। वैसे अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस फंक्शन में लिखें इसको। तो हम आगे बेसिकली इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से इनका जो प्रपोर्शन है वो कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम जो बेसिकली इनका रिलेशन देखेंगे वो इनका रिलेशन देखते हैं हम परसेंटेज में, कि परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है किस किस के अंदर, जो आपके पास लेबर है और जो कैपिटल है उसके अंदर। अगर इनका परसेंटेज जो है वो इक्वल होगा कि 100% चेंज हुआ है लेबर में और 100% चेंज हुआ है कैपिटल में, तो हम इसको मानते हैं कि जो इनका चेंज हुआ है वो क्या है, सेम प्रपोर्शन के अंदर हुआ है। तो उसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको हम देख लेते हैं कि आपका जो ये इक्वेशन है 1 और इक्वेशन 2 है, इससे बेसिकली हम 3 टाइप्स के जो रिटर्न टू स्केल हैं उनकी किस तरीके से हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बात करें अगर हम फर्स्ट कंडीशन की, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन आती है ये, जहाँ पे आपकी हम P1 वैल्यू की हम बात करें, कि अगर हम बात करें न्यू प्रोडक्शन की, एक हमारे पास क्या है ओल्ड प्रोडक्शन है और दूसरा हमारे पास क्या है न्यू प्रोडक्शन है। P जो हमारे पास हमने फंक्शन लिया था किसका, L और K का, और एक हमारे पास आता है P1 जो कि फंक्शन था किसका, ML और MK का, कि अगर आप जो है लेबर और कैपिटल के अगर रेशो में चेंज करते हैं और तो उसका जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें किस तरीके का चेंज आता है। तो इसको हम क्या है बेसिकली डिनोट करते हैं कैसे, कि P1 अपॉन में P इक्वल है किसके, अगर M के इक्वल ये है तो हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। दूसरा हमारे पास आता है कि अगर आपका जो P1 अपॉन में P अगर ये आपका क्या है ग्रेटर देन है तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये हमारे पास क्या आएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद एक कंडीशन हमारे पास आती है कि P1 अपॉन में P लेस देन है किससे, M से, तो इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये हमारे पास 3 कंडीशन है। पहले को हम बोलते हैं स्थिर पैमाने के प्रतिफल, हिंदी में स्थिर पैमाने के प्रतिफल। दूसरा हमारे पास होता है बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। थर्ड हमारे पास होता है घटते पैमाने के प्रतिफल। तो ये 3 कंडीशन है, इन तीनों खड़ी करेंगे कि किस तरीके से ये इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। आप सिर्फ जो है वो इनको याद आप रख सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो M है, यानी कि जो आपने लेबर और कैपिटल में अगर आपने जो चेंज करा है वो आपका कितना है 100% है। ये किस में चेंज करा है आपने, लेबर एंड कैपिटल में। तो इसके चेंज होने से आपका जो प्रोडक्शन है
उसके अंदर कितना चेंज हुआ है। अगर ये जो चेंज है आपका प्रोडक्शन के अंदर, अगर वो भी 100% है तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। दूसरा, अगर आप लेबर और कैपिटल में आप चेंज करते हैं कितने का, 100% का, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन चेंज होता है वो कितना होता है, 50%, तो इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तीसरा है, अगर आप लेबर और कैपिटल में चेंज करते हैं कितना, 100% का, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है वो चेंज होता है कितना, 150%, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये 3 कंडीशन है, इनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या है, अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो लिए हैं। एक तो हमारे पास फर्स्ट आता है यूनिट ऑफ लेबर, फिर यूनिट ऑफ कैपिटल, परसेंटेज चेंज इन लेबर एंड कैपिटल। दूसरा हमारे पास आता है टोटल प्रोडक्शन, फिर हमारे पास परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन और रिटर्न टू स्केल। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम जो परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज हम फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पे हम जो है वो फाइनल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू हम इसको निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको सिंपली देखें तो ओल्ड वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास आती है न्यू वैल्यू माइनस में ओल्ड वैल्यू अपॉन में ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। तो अगर हमें निकालनी है लेबर की परसेंटेज, तो लेबर में कितना चेंज हुआ है और कैपिटल में कितना चेंज हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसके चेंज को हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम दिया हुआ है ये, इसके अंदर हम क्या है, हमारे पास लेबर दी हुई है कि आपकी लेबर किस तरीके से चेंज हो रही है। तो लेबर में हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, न्यू वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, ओल्ड है। तो हमें निकालना है कि इसके अंदर परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 - 1 अपॉन में 1। ये हमारे पास न्यू वैल्यू में से हमने ओल्ड वैल्यू को माइनस कर दिया, अपॉन में हमारे पास क्या है, ओल्ड वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर दें हम इसको 100 के साथ। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये आता है 1 अपॉन में 1 और 100। तो आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये आपका पास आता है 100। कि आपकी जो लेबर है उसमें कितना चेंज हुआ है, 100% का। दूसरा हमारे पास आता है कि अगर हम दोबारा से चेंज निकालें तो वो कितना आएगा हमारे पास। अब हम करते हैं, हमारे पास अब हो जाती है 3 न्यू वैल्यू और 2 हमारे पास क्या है, एक ओल्ड वैल्यू हो जाती है कि लेबर में और आगे चेंज कितना होता है। तो इसको हम 3 - 2 करेंगे और अपॉन में 2 रखेंगे, इनटू हम कर देंगे 100 से। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 1 अपॉन में 2 इंटू में 100। 2 से हम 100 को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आता है कितना, 50। तो ये इक्वल आता है किसके, 50% चेंज के। कि अगर आप और लेबर को इंक्रीज करते हैं तो चेंज कितने का हुआ आपका, 50% लेबर का। तो इस तरीके से हम जो है चेंज निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप चेंज निकाल सकते हैं किसमें, कैपिटल में भी। कि कैपिटल में अगर हम इसको न्यू वैल्यू मान लें और ये हमारे पास क्या है, ओल्ड, तो अगर हमें कैपिटल में परसेंटेज चेंज निकालना है तो आ जाएगा 4 - 2 अपॉन में 2 इंटू में 100। तो ये वैल्यू आ गई 2 अपॉन में 2 इंटू में 100, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 100% चेंज। कि अगर आपकी जो कैपिटल है उसको 2 से इंक्रीज करके 4 कर दिया जाए तो कैपिटल में कितना चेंज आया है, 100% का। उसके बाद अगर आपको फिर निकालना है नेक्स्ट चेंज, तो अब की बार हम 6 को क्या मान लेंगे, न्यू वैल्यू, और 4 हमारे पास क्या हो जाएगी, ओल्ड वैल्यू। तो 6 - 4 अपॉन में 4 इंटू में आपके पास 100 आता है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 अपॉन में 4 इंटू में 100। तो आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आता है 1 अपॉन में 2, और 2 से अगर आप 100 को कैंसिल करते हैं तो ये आपके पास आएगा 50। कि अगर आप जो कैपिटल है उसको 4 to 6 करते हैं तो आपकी जो कैपिटल में चेंज आएगा वो कितने का है, 50% का है। तो इस तरीके से आप क्या है, परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो आपके पास क्या है कि फर्स्ट जो कंडीशन है उसके अंदर आपकी जो चेंज हुआ है लेबर और कैपिटल के अंदर, वो आपके पास क्या है, दोनों में 100% चेंज आया है।
उसके बाद आपका अगर हम लेबर के एक यूनिट को इंक्रीज करें और कैपिटल के आपके अगर हमने 2 यूनिट को चेंज कर दिया कि इंक्रीज कर दिया, तो आप ये चेंज नोटिस करेंगे कि दोनों में जो चेंज हुआ है वो कितना का है, 50% चेंज हुआ है। तो इन दोनों के जो रेशियो हैं वो हर एक कंडीशन में क्या है, सेम रहते हैं। यानी कि लेबर और जो कैपिटल है आपकी, उसके अंदर जो चेंज हुआ है वो सेम प्रोपोर्शन में हुआ है। जो आपका चेंज हुआ है वो सेम प्रोपोर्शन के अंदर, यानी कि आपका जो समान अनुपात में परिवर्तन हुआ है। तो ये तो हम तो कि आपका किस तरीके से हम इसके अंदर परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। तो दूसरा अब हम ये देखेंगे कि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें किस तरीके का चेंज आता है। तो इसके अंदर भी क्या है, हमें परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा कि आपका परसेंटेज चेंज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर आप लॉन्ग रन के अंदर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हम रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं तो लॉन्ग रन की हमने बात करी थी। तो लॉन्ग रन में हमारे पास क्या है, जितने भी फैक्टर होते हैं वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स हैं। और जब बात वेरिएबल फैक्टर्स की है तो यहाँ पे हमारे पास लेबर और कैपिटल यानी कि हम दोनों को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अगर हम एक लेबर और 2 कैपिटल अगर हम यूज़ करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास कितना है, 10 है। उसके बाद आपके पास क्या है, अगर हम एक एक्स्ट्रा लेबर और 2 एक्स्ट्रा कैपिटल का अगर हम यूज़ करें तो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास होता है 30 का। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम एक और एक्स्ट्रा लेबर जो है अगर यूज़ करें तो हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो चेंज होता है उसमें कितना, ये हमारे पास 30 to 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसके चेंज को देखें तो कितने परसेंट चेंज होता है, इसी से हम क्या है, रिटर्न टू स्केल की तीनों कंडीशन जो है वो निकाल सकते हैं। एक हमारे पास आता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, एक हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और एक हमारे पास आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये 3 कंडीशन इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। अगर आपका क्या है कि 100% चेंज है किसमें, लेबर और कैपिटल के परसेंटेज में, तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें चेंज हुआ 200 का। इट मीन्स क्या, पहले आपका जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 10 था, और ये इंक्रीज होकर कितना हो गया, 30। 10 से ये कितना हो गया, 30। तो अगर इसका अगर हम परसेंटेज चेंज निकालें तो कितना आएगा हमारे पास, 30 - 10 अपॉन में कितना है, 10, और मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको 100 के साथ। तो ये आ जाता है हमारे पास 20 अपॉन में 10 और मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से ये 0 कैंसिल, और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है 200%। कि आपका जो अगर हम कैपिटल और जो आपकी लेबर है उसमें अगर 100% का चेंज आता है तो आपका जो प्रोडक्शन है उसमें कितना चेंज आया है, 200% का। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर आपकी लेबर और कैपिटल में चेंज आता है 50% का, तो आपकी जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें कितना का चेंज आया है, 100% का। तो यहाँ पे लेबर और जो कैपिटल का रेशियो है उससे ज़्यादा चेंज किस में हुआ है, प्रोडक्शन में, कि ये आपका चेंज हुआ था 50% और ये चेंज हुआ है कितना, 100%। तो ये कंडीशन भी क्या है, आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की कंडीशन है। उसके बाद अगर हम बात करें डिमिनिशिंग या कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट कंडीशन में क्या है कि आपका जितना चेंज होता है किसमें, लेबर और कैपिटल के परसेंटेज में, सेम चेंज होता है हमारा किसमें, जो आपके टोटल प्रोडक्शन है उसके परसेंटेज के अंदर। कि आपने लेबर और कैपिटल में जो चेंज किया है वो 33% के इक्वल है, और जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज हुआ है वो भी आपके पास कितना है, 33% चेंज हुआ है, जो आप यहाँ से इस टेबल में देख सकते हैं। दूसरा इसके आगे क्या है कि अगर आप लेबर कैपिटल में 25% का चेंज करते हैं तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है उसके अंदर भी चेंज हुआ है 25% का। तो ये कितना है, 25%, और ये कितना है, 25%। तो यहाँ पे आपका जो लेबर और कैपिटल में जितना परसेंटेज चेंज हुआ उतना ही जो है आपका चेंज हुआ है किसके अंदर, टोटल प्रोडक्शन के अंदर। ये दोनों क्या है, आपके इक्वल है। तो यहाँ पे बात हो जाएगी किसकी, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की। उसके बाद आपके पास क्या है कि अगर आपके पास जो लेबर और कैपिटल है उसमें चेंज ज़्यादा होता है, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या है,
कम परसेंटेज होती है उसकी। फॉर एग्जांपल अगर आपने लेबर और कैपिटल जो है उसमें चेंज हुआ है कितने का, 20% का, किसके अंदर, लेबर और कैपिटल। बट आपके पास जो प्रोडक्शन चेंज हुआ वो प्रोडक्शन में चेंज कितना हुआ है आपका, 10% का। तो यहाँ पे आपका लेबर और कैपिटल का जो परसेंटेज चेंज है वो ग्रेटर देन है किससे, प्रोडक्शन के चेंज से। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको बोलते हैं क्या, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कि अगर आपके पास क्या है 20% चेंज हुआ है किसमें, लेबर और कैपिटल के परसेंटेज में, बट आपका टोटल प्रोडक्शन में चेंज कितना हुआ, 10% का। उसके बाद अगर आपके पास टोटल जो प्रोडक्शन परसेंटेज है लेबर और कैपिटल की उसमें चेंज हुआ 10% का, बट आपका टोटल प्रोडक्शन में चेंज हुआ कितना, 9% का। तो ये किस चीज़ को दिखाता है कि आपके लेबर और कैपिटल के परसेंटेज ज़्यादा जो है वो चेंज हो रहे हैं, बट आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो कम ही इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से हम तीनों को क्या है, स्टडी कर सकते हैं। इन चीज़ों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि हम कैसे परसेंटेज निकालते हैं। कि हमने पहले 100% निकाला था किसमें, लेबर और कैपिटल का चेंज। फिर उसके बाद हमने 50% चेंज देखा था। उसके बाद हमने कैपिटल में आपका 100% और 50% चेंज को हमने फाइंड किया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे हम प्रोडक्शन में परसेंटेज चेंज निकालते हैं, और फिर मैंने आपको बताया था इसी का अगला पार्ट। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने पिछली टेबल के अंदर स्टडी कर ली कि कैसे हम इनका परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एस्पेक्ट की, तो रिटर्न टू स्केल जो है उसको हम तीन एस्पेक्ट हम उसके पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यानी कि बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। दूसरा हमारे पास है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल यानी कि स्थिर पैमाने के प्रतिफल। उसके बाद हमारे पास थर्ड है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इट मीन्स घटते पैमाने के प्रतिफल। तो ये चीज़ें हम जो है डिटेल में अब स्टडी करेंगे इनकी। कि अगर हम बात करें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आप जितना परसेंटेज चेंज करते हैं लेबर और कैपिटल में यानी कि इनपुट्स में, तो उससे ज़्यादा चेंज होता है किसके अंदर, आउटपुट के अंदर। कि फॉर एग्जांपल आपका 10% चेंज होता है किसके अंदर, इनपुट में। इनपुट का जो मीनिंग है वो यहाँ पे किससे है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, यानी कि उत्पादन के साधन। कि उत्पादन के साधन में अगर 10% का परिवर्तन होता है, 10% अगर उन्हें हम इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है कितना, 15%। तो हमारा जो आउटपुट है या इसको हम बोलते हैं उत्पादन, उसमें चेंज हुआ कितने का, 15%। वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो इसको हम क्या है, एक डायग्राम से जो है वो समझ लेते हैं। कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं। एक हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है, और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लिया है परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर ऑफ इनपुट, यानी कि जो आपके पास यहाँ पे लेबर और कैपिटल है। दूसरा हमारे पास है परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि जो आपका उत्पादन है उसके अंदर कितना चेंज हुआ है। ये क्या है, एक रेशियो लाइन है जो कि दोनों के अंदर रिलेशन दिखाएगी। तो हमारे पास क्या है, पहले ये परसेंटेज चेंज दिया हुआ है कि आपके पास अगर हमने 10% जो है वो लेबर यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना है, 20% है। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास हमने जो है 20% कर दिया किसको, आउटपुट को, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन चेंज हुआ वो कितना हुआ आपका, 35%। तो यहाँ पे आप चीज़ देखेंगे कि जो आपके पास ये इनपुट चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 10%। बट आपका जो टोटल प्रोडक्शन चेंज हुआ है वो कितना आपका, 15%। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन है वो ग्रेटर देन है किससे, इनपुट से। ये आपका प्रोडक्शन परसेंटेज चेंज ग्रेटर देन है किससे, इनपुट परसेंटेज चेंज से। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की कंडीशन। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या आता है कि आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की कंडीशन में क्या होता है
कि हमारे पास क्या है, दो टाइप के हम इनपुट यूज़ करते हैं, जो हम लेबर और कैपिटल जो है हम पढ़ते हैं, कि अगर इसके अंदर हमने 10% का चेंज किया तो हमारी जो लेबर और कैपिटल जो हमारा प्रोडक्शन है, यानी कि जो हमारा उत्पादन है, उसके अंदर भी कितना चेंज होता है, 10% का। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये कंडीशन है किसकी, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की। तो इसको हम डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लिया है परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट, कि लेबर और कैपिटल में हमारा कितना चेंज हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास जो ओ वाई एक्सिस है उसके ऊपर हमने लिया है परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। ये हमारे पास रेशियो लाइन है। अगर हम बात करें कि हमारा इनिशियली जो, यानी कि जो शुरुआत में हमारा परसेंटेज था कि आपके जो आउटपुट है उसको हम 10% यूज़ कर रहे हैं इनपुट, और जो हमारे पास आउटपुट आता है वो हमारे पास कितना है, 20% है। तो उसके बाद कंडीशन क्या है कि अगर आपके जो इनपुट है वो इंक्रीज होके हो जाते हैं 30%, तो आपका जो आउटपुट है वो भी कितना हो जाता है, 40%। तो यहाँ पे जो आपका चेंज हुआ है दोनों के अंदर कितना है, 20% का यहाँ पे चेंज हुआ है, कि दोनों ही कंडीशन के अंदर कितना चेंज हुआ है, ये 20% का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों के अंदर क्या है, हमारा इक्वल लेवल ऑफ परसेंटेज हमें शो करता है कि 40 से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 20 से इंक्रीज होकर 40 हो गया, और जो हमारे पास इनपुट थे वो 10 से इंक्रीज होकर कितने हो गए, 30। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मीनिंग है कि अगर आपके पास जो टोटल प्रोडक्शन है, अगर उसके परसेंटेज की अगर हम बात करें कि अगर आपके पास टोटल प्रोडक्शन है उसमें चेंज हुआ है कितने का, 20% का, बट हमारे पास जो लेबर और कैपिटल यानी कि जो आपका इनपुट चेंज हुआ है वो कितने का है, 40% का है। तो यहाँ पे आपका लेबर और कैपिटल का जो परसेंटेज चेंज है वो ग्रेटर देन है किससे, प्रोडक्शन के चेंज से। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि आपका जो रिटर्न टू स्केल है वो क्या है, आपका डिमिनिशिंग है, यानी कि घटते पैमाने के प्रतिफल यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। तो इसको भी हम क्या एक डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल इनपुट फैक्टर्स लिया है, यानी कि हमारे पास लेबर और कैपिटल है, और परसेंटेज चेंज इन आउटपुट हमने लिया है ओ वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास ये एक रेशियो लाइन है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या है कि आपके पास जो आउटपुट है वो कितना है, यहाँ पे 10% है, और जो आपके पास प्रोडक्शन है वो कितना है, हमारे पास जो हमारे पास इनपुट है वो कितने हमने यूज़ करे, 20%। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो चेंज हुआ कितने में, 15%, और जो हमारे पास टोटल इनपुट चेंज हुए वो हमारे पास कितने हो गए, 30%। तो अभी जो चेंज देखेंगे वो चेंज कितने का है, यहाँ पे 5% का, और यहाँ पे अगर आप चेंज देखें तो चेंज कितने का है, 10% का। तो यहाँ पे आपका जो इनपुट है वो ज़्यादा चेंज हुए हैं कंपेरेटिवली जो आपके आउटपुट है उससे। तो ये हमारे पास क्या है, घटते पैमाने के प्रतिफल है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एंड आइसोक्वांट अप्रोच की, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आइसोक्वांट अप्रोच होती क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो वैसे तो ये आपका जो सिलेबस है उसमें आगे चैप्टर आएगा जिसके अंदर हम आइसोक्वांट कर्व जो है उसकी स्टडी करते हैं, बट यहाँ पे अगर हम बात करें कि आइसोक्वांट कर्व को हम यहीं पे देख लेते हैं। बेसिकली आपके पास जो आइसोक्वांट कर्व है वो रिलेशन बताता है किसके बीच में, कि आपका जो प्रोडक्शन है और जो आपके पास कैपिटल एंड लेबर है उनके बीच, और कितना कितना लेबर और कैपिटल को यूज़ करके हम कितने जो है आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको बेसिकली क्या है, हम जैसे हमारा आईसी कर्व होता है उसी तरीके से होता है कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, एक ओ एक्सिस है और एक ओ वाई एक्सिस हमारे पास लिया हुआ है। इस तरीके से हमारा ये क्या है, आई क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको 100 यूनिट जो है वो प्रोडक्शन करनी है, तो ओ एक्सिस के ऊपर हम जो है लेते हैं यहाँ पे लेबर को, यानी कि दो हमारे पास फैक्टर होते हैं, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हम कैपिटल को लेते हैं।
कि हम क्या है इस 100 यूनिट गुड्स को क्या है हम अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है लेबर और कैपिटल के हम उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। कि मान लीजिए हम क्या करें कि हम यहाँ पे 10 कैपिटल और 2 लेबर का हम यूज़ करके प्रोडक्शन अगर करते हैं तो अभी हम 100 यूनिट जो गुड्स हैं उनका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास ये आता है फैक्टर कि ये तो हमारे पास ए पॉइंट है और इसको हम बोलते हैं बी पॉइंट। तो इसके ऊपर क्या शो करता है कि अगर आप 2 कैपिटल और हमारे पास 10 लेबर का अगर हम यूज़ करें तो भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं किस चीज़ का, 100 यूनिट गुड्स का। तो आइसोक्वांट कर्व बेसिकली आपको क्या है एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है, किसके, फैक्टर ऑफ इनपुट के, जो कि आप एक जिनकी हेल्प से क्या है आप एक इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका रिलेशन क्या है हमारा रिटर्न टू स्केल के साथ, हम उसकी स्टडी यहाँ पे करते हैं। तो आइसोक्वांट कर्व क्या है बेसिकली, आइसोक्वांट कर्व विच शो द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कि ये क्या है सभी पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है उन इनपुट्स के उनको शो करता है, विल प्रोड्यूस द सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जैसा कि अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा था, सेम वही बात कि हमारे पास 2 एक्सिस थे और एक के ऊपर हमने किसको, लेबर को लिया था, और यहाँ पे हमने क्या है कैपिटल को लिया है। और ये हमारे पास क्या है एक आइसोक्वांट कर्व है जिसमें हमने माना था कि ये 100 यूनिट गुड्स की प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है कि जैसे अगर हम कॉम्बिनेशन ए की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या है लेबर और कैपिटल को लिया है, कि अगर हम कैपिटल 10 यूज़ करते हैं और लेबर हम 2 यूज़ करते हैं तो अभी आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, 100 यूनिट गुड्स का। उसके बाद अगर आपकी बात करें हम कि अगर आप कैपिटल की 2 यूनिट यूज़ करते हैं और जो आप लेबर है उसकी 10 यूनिट यूज़ करते हैं बी कॉम्बिनेशन के ऊपर, तो अभी आप कितने यूनिट गुड का प्रोडक्शन कर पाएंगे, 100 यूनिट का। अगर हम बात करें यहाँ पे कहीं जो आपके पास सी पॉइंट है तो इसके ऊपर भी क्या है हम मेज़र कर सकते हैं कि अगर आप 5 यूनिट ऑफ कैपिटल यूज़ करते हैं और 5 लेबर आप यूज़ करते हैं तो अभी आप जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना कर पाएंगे, 100 यूनिट का। तो ये क्या है बेसिकली आपको रिलेशन बताता है 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के बारे में जिससे आप सेम क्वांटिटी ऑफ फूड को प्रोड्यूस करते हैं। इसी का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि अगर ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, आइसोक्वांट टेबल का, बेसिकली अगर हम और इसको एलोबरेट करें आगे इसकी स्टडी करके देखें तो ये बेसिकली हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, कि इसकी हेल्प से हम कॉस्ट को क्या है एक मिनिमम कर सकते हैं, कि कॉस्ट को हम मिनिमम करें और एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इनपुट यानी कि एक अनुकूलतम हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि इनका इनपुट्स कॉस्ट है वो क्या, हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो। बेसिकली जो अगर हम बात करें कि आपका जो आइसोक्वांट कर्व है वो हमें हेल्प करता है किस चीज़ में, कॉस्ट को मिनिमम करने में। क्योंकि अगर आपकी जो कॉस्ट है अगर उसको हम कम करेंगे तो हमारे जो प्रॉफिट हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो सिर्फ जो एक चीज़ स्टडी करेंगे वो है कि आपका जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है और जो आइसोक्वांट कर्व है उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे हम उसकी स्टडी करते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम 3 एस्पेक्ट इसके हम पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इन तीनों के साथ हम इसके रिलेशन जो है उसकी स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हम क्या कुछ बेसिक अजम्पशंस जो हैं उसकी हमें नीड पड़ेगी कि कुछ हम पहले क्या है मान्यताएं लेते हैं, तभी ये लॉ क्या है हमारा एप्लीकेबल होता है। तो मान्यताएं क्या क्या है कि यहाँ पे आपके 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कि अगर हमें आइसोक्वांट पढ़ना है तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 ही क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और दोनों ही यहाँ पे क्या है वेरिएबल होते हैं, कि एक अगर हम बात करें लेबर की है तो दूसरा हमारे पास क्या है कैपिटल है, और दोनों ही क्या है यहाँ पे दोनों ही चेंज हो सकते हैं, कि दोनों की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। कांस्टेंट टेक्निक है कि जिस टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कांस्टेंट होगी, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज यहाँ पे हम नहीं करेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर यानी कि जो आपके साधन होते हैं वो होते हैं भाज्य, यानी कि उनको हम अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं।
जो हमारे पास फोर्थ आता है वो है हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। कि यहाँ पे हम क्या है, फिक्स प्रोपोर्शन की जब हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि हमारे पास जो टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि एक कैपिटल और एक हमारे पास क्या है, लेबर है। तो लेबर की जगह हम क्या है, कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल की जगह हम यूज़ कर सकते हैं लेबर को। हम इनको एफिशिएंटली एक दूसरे की जगह क्या है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसकी यहाँ पे बात की गई है। और एक हमारे पास फिफ्थ इसकी अजम्पशन जो है वो आता है एफिशिएंट कॉम्बिनेशन। या एफिशिएंट कॉम्बिनेशन की यहाँ पे हमारा जो एफिशिएंसी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, वो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि उनका फुल्ली यूटिलाइज किया जा सके और उनकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो। तो हम ये अजम्पशन जो है वो प्री डिटरमाइन करके चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की, कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है उस कंडीशन में क्या होता है, तो इसको बेसिकली हम क्या है, एक डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास क्या है, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने लिए हैं, दो एक्सिस है हमारे पास, एक ओ एक्सिस है और एक ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लेबर और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने कैपिटल को लिया है। ये हमारे पास क्या है, रेशियो लाइन है। अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन की, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि अगर हम मान लें यूज़ करते हैं क्या, टू कैपिटल और टू हमारे पास क्या है, लेबर है। तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन हम शो करते हैं वो कितना है आपके पास, 100। किस 100 जो प्रोडक्शन है, ये जो हमारे पास कर्व है, इस कर्व को हम बोलते हैं आइसोक्वांट कर्व। ये हमारे पास क्या है, आइसोक्वांट कर्व है। और आइसोक्वांट कर्व के ऊपर हम क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। तो इस आइसोक्वांट कर्व के ऊपर अगर हमें 100 यूनिट गुड का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए हम क्या है, टू लेबर और टू कैपिटल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि अगर हमें अपने टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना हो, कि यहाँ पे आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना हो जाता है, 250, और आप जो लेबर और कैपिटल आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना हो जाता है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, कि जो आपका लेबर और कैपिटल में जो चेंज हुआ है वो कितने का हुआ है, इक्वल चेंज हुआ है 2 का। बट आपका जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसमें चेंज कितने का हुआ है, 150 का। लेबर और कैपिटल जो है उसमें चेंज कितने का हुआ, आपका 100% का। बट आपके पास अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन आपके पास कितना हो गया, इसमें जो चेंज हुआ है वो आपका इक्वल हुआ है किसके, 150 के। तो यहाँ पे आपका क्या है, इंक्रीज ज़्यादा है किसके अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन की, थर्ड कंडीशन हमें क्या शो करती है कि अगर आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना हो जाता है, आपका 350। लेकिन जो आपकी इस 350 प्रोडक्शन को चेंज करने में जो आपका लेबर और कैपिटल लगी है वो आपकी लगी है 6, और हमारे पास यहाँ पे 6 ही उसमें लेबर का हमने यूज़ किया है। तो आपका जो लेबर और कैपिटल है उसमें चेंज कितने का हुआ है, 100% का ही हुआ है। बट आपका जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें चेंज कितने का हुआ, पहले ये चेंज हुआ था 150 का, यानी कि 150 यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ था। अब कितने का चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है 200 का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, इसका मीनिंग है कि अगर आप जो रिसोर्सेज को अगर आप डबल भी यूज़ करते हैं, लेकिन उस रिसोर्सेज के डबल यूज़ करने से आपका जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की कंडीशन इसके अंदर आती है, जब हम इसका रिलेशन देखते हैं किसके साथ, आइसोक्वांट कर्व के साथ। ये हमारे पास क्या है, आइसोक्वांट कर्व। आइसोक्वांट कर्व 1, 2 एंड 3, जो कि आपका क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को दिखाते हैं। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी भी हैं, तो जो आने वाले जो आगे चैप्टर हैं उसके अंदर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि आइसोक्वांट कर्व क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिमिनिशिंग जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, डिमिनिशिंग कंडीशन जो है वो दिखाती है कि आपका जितना हम परसेंटेज चेंज करते हैं किसके अंदर, लेबर और कैपिटल के अंदर, उससे कम चेंज होता है किसके अंदर, हमारे जो टोटल प्रोडक्शन है उसके अंदर।
तो इसको भी हम क्या है, हम एक डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक ओ एक्सिस है और एक ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर क्या है, लेबर और कैपिटल को लिया है, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने लेबर और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने कैपिटल को लिया है। ये हमारे पास क्या है, एक रेशियो लाइन है। अगर हम बात करें एक कंडीशन की, तो यहाँ पे आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितने का है, इक्वल मान लें हम 100 की, और जो आपके पास लेबर और कैपिटल है वो 2 हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या है आपका, हमने टोटल जो आपका प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर दिया कितने, वो हमारे पास हो गया 150। तो इसके बाद जो आपका लेबर और कैपिटल में यूज़ हुआ वो 4 और 4 यूज़ हुआ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो लेबर और कैपिटल जो है उसमें चेंज कितने का हुआ है, 100% का, यानी कि इसमें एक तरीके से हमने सेम चेंज किया है। बट आपका जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें चेंज कितने का हुआ, 50 का। ये चेंज कितने का हुआ है, 50 का। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट थर्ड कंडीशन की बात करें, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो कंडीशन है कि यहाँ पे लेबर और कैपिटल में चेंज हुआ है कितने का, कैपिटल आपकी 4 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 6, बट और लेबर भी आपकी कितनी है, 4 से 6 हो गई, बट जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो कितना हो गया, 175। तो टोटल प्रोडक्शन आपका इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन उसकी रेट क्या है, पहले के कंपैरिजन में कम है। पहले कितने का चेंज हुआ, 50 का, फिर चेंज कितने का हुआ आपका, 25 का। उसके बाद चेंज आपका कितने का हुआ है, 25 का। तो ये जो चेंज है वो आपका कम है, किससे, जो आपके इनपुट हैं, जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि लेबर और कैपिटल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जितना चेंज हुआ है उससे कम चेंज हुआ है किसमें, आउटपुट के अंदर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपका रेट है वो क्या है, आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल की रेट है यहाँ पे। थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कि जितना आप चेंज कर रहे हैं किसके अंदर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, कि अगर आपके पास लेबर और जो आप कैपिटल यूज़ कर रहे हैं अगर उसके अंदर 100% चेंज है, तो आपके पास जो आइसोक्वांट कर्व है उसके अंदर जो प्रोडक्शन होगा उसके अंदर भी कितना है, 100% का कांस्टेंट चेंज आपका होता है। तो इसको भी हम क्या है, डायग्राम से देखते हैं। हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक ओ एक्सिस है और एक ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लेबर को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने कैपिटल को लिया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ये लाइन है जो कि इक्वल रेशियो को शो करेगी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि जहाँ पे हमारे पास टोटल जो हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं वो 2 है और टोटल जो लेबर यूज़ कर रहे हैं वो 2 है, और आपके पास टोटल जो प्रोडक्शन है वो होता है इनसे 100 यूनिट का। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके पास अगर हम लेबर और कैपिटल को अगर हम ज़्यादा इंक्रीज़ करें, कि अगर उनकी 4 यूनिट का यूज़ करें, तो आपके पास जो टोटल आउटपुट होता है वो आपके पास 200 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो आपका 100 के इक्वल 100% चेंज हुआ है, यानी कि वो डबल हो गया, 2 से 4 हो गया। और यहाँ पर भी क्या है, आपका 100% चेंज होता है, यानी कि 2 से 4 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको क्या है, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी कितना है, उसमें चेंज हुआ है कितने का, 100 का। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम आगे देखें, तो अगर आपके पास टोटल जो कैपिटल है अगर हम उसको 6 कर दें और जो आपके पास लेबर है उसको भी 6 कर दिया जाए, बट आपके पास जो प्रोडक्शन है उसको 300 कर दें, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका जो लेबर और कैपिटल है उसमें चेंज अगर 100 का हो, मान लें कि 100% है, तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें भी कितने का चेंज हो रहा है, 100 का हो रहा है। पहले कितना था, 100 था, 100 से चेंज होके हो गया 200, और 200 से चेंज होके ये हो गया 300। तो हर एक कंडीशन के अंदर जो चेंज आया है वो 100 का आया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपके पास किसकी कंडीशन है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की कंडीशन है, जब हम इसका रिलेशन देखते हैं किसके साथ, आइसोक्वांट कर्व के साथ। तो ये हमारा रिलेशन होता है। अगर हम बात करें आइसोक्वांट कर्व और रिटर्न टू फैक्टर की, रिटर्न टू फैक्टर यानी कि साधन के प्रतिफल, रिटर्न टू फैक्टर जो है उसका मीनिंग होता है साधन के प्रतिफल। और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन।
यानी कि परिवर्तनशील साधन के नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील साधन के नियम हम इसको बोल सकते हैं, या अनुपातिक परिवर्तनशील साधन के नियम। तो इसका आइसोक्वांट के साथ क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। उससे पहले एक बार आप थोड़ा सा अगर बात करें हम रिटर्न टू फैक्टर की, तो ये जो एप्लीकेबल होता था, ये एप्लीकेबल हमारा होता है किसके अंदर, शॉर्ट रन के अंदर। कि शॉर्ट रन कंडीशन के अंदर क्या है, आपके पास दो फैक्टर होते थे, एक हमारे पास हमने लेबर को लिया था और एक हम ले लेते हैं कैपिटल को। तो शॉर्ट रन के अंदर हम क्या है, इन दोनों में से एक ही को चेंज कर सकते हैं। कि अगर हम लेबर को क्या मान लें, लेबर हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है, तो कैपिटल हमारे पास क्या होगी, फिक्स्ड फैक्टर होगी। कि अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करते हैं, कि अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो लेबर की यूनिट्स हैं, जो आप लेबर की यूनिट्स हैं, उन्हीं को आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। बट जो आपके पास कैपिटल है वो हर एक कंडीशन के अंदर कांस्टेंट रहेगी। तो ये चीज़ हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन में इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर की, किसके साथ रिलेशन हम इसका देखेंगे, आइसोक्वांट कर्व के साथ। तो इसको हम क्या है, एक डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम से समझना हमारे लिए आसान रहेगा। कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हमने लिए हैं, एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लेबर को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने कैपिटल को लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने कैपिटल को मान लिया कि कैपिटल हम हर कंडीशन में जो है वो 10 यूज़ करेंगे, और कैपिटल जो है, कैपिटल का 10% हमने मान लिया कि ये हमारे पास फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। कि इसके साथ चाहे हम जितनी भी लेबर यूज़ कर लें, बट हर कंडीशन के अंदर जो आपकी कैपिटल है वो फिक्स रहेगी। तो इसके अंदर हम इंक्रीजिंग देखते हैं। कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हम 10 कैपिटल और 2 लेबर का अगर हम यूज़ करते हैं, तो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास कितना है, 100 के इक्वल है। उसके बाद क्या है कि अगर आपको 200 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आप लेबर कितनी यूज़ कर रहे हैं 10 कैपिटल के साथ, वो आप यूज़ कर रहे हैं पहले कंपैरिजन में ज़्यादा। यानी कि अगर हम इसको 6 मान लें, तो आपका चेंज कितने का हुआ, 4 का। उसके बाद आपने जो प्रोडक्शन किया वो आप कर रहे हैं कितना, 300 यूनिट्स का। लेकिन आप जो लेबर यूज़ कर रहे हैं वो पहले कितनी थी, आपका एक्स्ट्रा 100 यूनिट के लिए आपने यूज़ करा था कितनी लेबर का, 4 का। लेकिन अब आप कितने का कर रहे हैं, हम इसको मान लेते हैं 9। ये आपका पास चेंज कितने का हुआ, 300 का। लेकिन जो आपका टोटल प्रोडक्शन है उसमें हर एक कंडीशन में जो चेंज हो रहा है वो आपका कितना है, 100, यानी कि इक्वल चेंज आपका हो रहा है। उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा आप प्रोडक्शन करेंगे, तो उसके लिए जो आपको लेबर चाहिए वो अब आप लेबर का यूज़ करेंगे 11। तो टोटल जो चेंज हुआ है वो कितने लेबर का आपने चेंज किया, 2 का। लेकिन जो आपका टोटल प्रोडक्शन है उसमें कितने का चेंज हुआ है, 400 यूनिट्स का। तो इस तरीके से आप इसका चेंज जो है वो देख सकते हैं। और इसी को अगर हम टेबल में दिखाऊं, तो टेबल में किस तरीके से होता है कि अगर आपके पास कैपिटल है और ये हमारे पास क्या है, लेबर है, और दूसरा हमारे पास आता है प्रोडक्शन। कि कैपिटल को हमने माना हर एक कंडीशन के अंदर कि कैपिटल हमारे पास क्या है, 10 है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें 100 यूनिट जो है उसको प्रोड्यूस करने के हमें कितनी लेबर और कैपिटल चाहिए थी, कि 2 हमें लेबर चाहिए थी और 10 हमारे पास क्या थी, कैपिटल थी। तो हमने प्रोडक्शन कितने का किया, 100 यूनिट कोर्स का। नेक्स्ट 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या है, 6 लेबर हमने लगाई टोटल। तो हमारा प्रोडक्शन हुआ कितने का, 200 यूनिट कोर्स का। तो ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास 100 यूनिट जो कोर्स हैं, ये इनका प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितनी लेबर की ज़रूरत पड़ी थी, 4 लेबर्स की। इन 4 लेबर ने मिलकर कितना प्रोडक्शन किया, 100 यूनिट्स का। उसके बाद अगर हमें और 100 यूनिट एक्स्ट्रा, यानी कि 300, ये 100 यूनिट एक्स्ट्रा अगर हम, तो उसके लिए लेबर की ज़रूरत पड़ी हमें टोटल 9। तो अब हमें लेबर की कितनी ज़रूरत पड़ी है, एक्स्ट्रा 3 लेबर्स ने मिलकर क्या करा, इन 100 यूनिट कोड का प्रोडक्शन किया।
उसके बाद अगर हमें और एक्स्ट्रा 400 यूनिट गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो हमें टोटल लेबर की ज़रूरत पड़ती है 11 की। तो अब हमारे पास लेबर कितनी, इन एक्स्ट्रा 100 जो गुड्स हैं उनके लिए हमें कितनी लेबर की ज़रूरत पड़ी, 2 की। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर की कंडीशन, कि जब आपका जो आपको इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए आपको धीरे धीरे क्या है, कम लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर की कंडीशन। उसके बाद हमारे पास आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर को हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दो एक्सिस हैं, एक ओ एक्सिस है जहाँ पे हमने लेबर को लिया है, एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है जिसके ऊपर हमने कैपिटल को लिया है। यहाँ पर भी हम क्या है, कैपिटल को फिक्स मान लेते हैं कि आपको कैपिटल जो है वो 10 की नीड पड़ेगी, यानी कि 10 लेबर कैपिटल की आपको ज़रूरत है, और आप टोटल जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम मान लेते हैं 100 यूनिट का, और जो आपको लेबर की नीड पड़ी है वो कितने की है, 2 की। उसके बाद आपके पास क्या है कि आपको 100 यूनिट का ही आपको क्या है, प्रोडक्शन करना है, लेकिन जो आपको लेबर की ज़रूरत पड़ी है वो आपके पास कितनी है, 5। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि आपको प्रोडक्शन करना है कितनी, 300 यूनिट का, लेकिन आपको जो लेबर की नीड पड़ी है वो आपको पड़ी है कितनी, 10 लेबर्स की। उसके बाद अगर हम फोर्थ कंडीशन की बात करें कि आपको टोटल प्रोडक्शन करना है कितना, 400 गुड्स का, लेकिन आपको लेबर की नीड कितनी पड़ी है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 20। तो ये कंडीशन है, और इस कंडीशन से हमें क्या हम चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि इसको हम टेबल से साथ के साथ एनालाइज करके देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कैपिटल है, और एक हमारे पास क्या है, लेबर है, और हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन दिया हुआ है जो हमने आइसोकांट कर्व से मेज़र किया है कि 10 हमारे पास क्या है, हर एक कंडीशन के अंदर कैपिटल है जो कि फिक्स है। लेबर हमारे पास 2 थी जब हमें प्रोडक्शन करना था कितना, 100 यूनिट गुड्स का। तो अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना हो 200, यानी कि एक्स्ट्रा 100 यूनिट हमें प्रोड्यूस करनी है, इस एक्स्ट्रा 100 यूनिट गुड्स को अगर हमें प्रोड्यूस करने के लिए लेबर की कितनी ज़रूरत पड़ी, 5 की। तो जो हमने लेबर प्लस करी थी वो 3 करी थी, जो कि आपका प्रोडक्शन करती थी कितना, 100 यूनिट गुड्स का। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा और 100 गुड का प्रोडक्शन करना था, टोटल प्रोडक्शन हमारे पास कितना था, 300। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा ये 100 यूनिट का जो प्रोडक्शन करा उसके लिए हमने लेबर और कैपिटल का कितना यूज़ किया, 10 हमने लेबर का यूज़ करा और 10 ही हमारे पास क्या थी, कैपिटल थी। तो एक्स्ट्रा 5 का प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितनी लेबर की ज़रूरत पड़ी, 5 की, जो कि पहले हमें ज़रूरत पड़ती थी 3 की, 3 से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 5। लेकिन ये 5 लेबर भी अब क्या कर रही हैं, 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही हैं। उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर हमें और 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, यानी कि 400 यूनिट्स का, तो एक्स्ट्रा हमारे पास कितना प्रोडक्शन करना है हमें, 300 से 400 यानी कि 100 प्लस। तो इसके लिए लेबर की हमें ज़रूरत पड़ी 20 की। तो टोटल हमारे पास लेबर कितनी हो गई, 20। तो अब हमने कितनी लेबर को यूज़ करा है, एक्स्ट्रा 10 लेबर्स को। ये एक्स्ट्रा 10 लेबर्स मिलके कितना प्रोडक्शन कर रही हैं, इन 100 यूनिट गुड्स का। तो आप देखते हैं कि हर एक एक्स्ट्रा 100 यूनिट गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो हमें पहले से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, पहले 3 की ज़रूरत पड़ती थी, फिर एक्स्ट्रा 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए 5 हुई, फिर 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 10 एक्स्ट्रा लेबर जो है उसकी ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये सारी क्या है, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर हमें शो करते हैं। और उसी के बाद एक यहाँ पे जो रह गया था वो हमारे पास क्या था कि अगर हम इसको मान लें कि आपके पास 500 गुड का प्रोडक्शन जो है वो करते हैं, तो आपको लेबर कितनी चाहिए, 35। यानी कि ये हमारे पास कितना है, 35 टोटल लेबर होती है, टोटल प्रोडक्शन हमारे पास कितना है, 500 का। कि अगर आप 100 जो प्रोडक्शन अगर वो इंक्रीज़ करना है, और तो आपको लेबर की कितनी, 15 जो एक्स्ट्रा यूनिट जो है उनका नीड पड़ेगी। तो हमारे पास जो हर एक कंडीशन है उसके अंदर जो यहाँ पर लॉ इम्प्लीमेंट होता है वो होता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर का, कि जैसे से आपको अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ लेबर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि
जो कंडीशन है वो आती है आपकी कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर की। कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर की कंडीशन में हम क्या शो करेंगे, उसके लिए भी हम क्या है डायग्राम यूज़ करते हैं कि हमारे पास ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने लेबर को लिया है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने कैपिटल को लिया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कैपिटल को हमने फिक्स मान लिया कि आपके पास क्या है 10 यूनिट ऑफ कैपिटल का हम यूज़ कर रहे हैं, और जो आप प्रोडक्शन करते हैं वो आप 2 लेबर के साथ आप प्रोडक्शन कितने का कर रहे हैं 100 यूनिट गुड्स का। उसके बाद आपको प्रोडक्शन करना है कितना 200 यूनिट गुड्स का, और उसके लिए आप लेबर यूज़ करते हैं 4। उसके बाद आप यूज़ करते हैं जो आपको प्रोडक्शन करते हैं 300 गुड्स का, और आप लेबर यूज़ करते हैं 6। उसके बाद आप प्रोडक्शन करते हैं किसका 400 यूनिट गुड्स का, और इस 400 यूनिट गुड्स के लिए जो आपको लेबर चाहिए वो चाहिए 8। तो इस तरीके से हम क्या है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर हम टेबल से देखें तो कांस्टेंट कैसे आता है कि हमारे पास क्या है कैपिटल है जिसको हमने फिक्स माना है, और एक हमारे पास क्या है लेबर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है प्रोडक्शन है जिसको हमने आइसोक्वांट कर्व से दिखाया है IQ से, कि अगर आपके पास कैपिटल जो है वो हर एक कंडीशन में हमने क्या है फिक्स मान ली 10। जब आप 10 लेबर्स के 10 कैपिटल के साथ आप 2 लेबर्स का यूज़ करते हैं तो आप टोटल प्रोडक्शन करते हैं किसका 100 यूनिट गुड्स का। अब हमें क्या है 100 एक्स्ट्रा यूनिट गुड्स यानी कि 200 गुड का प्रोडक्शन करना है, यानी कि ये हमारे पास क्या है 100 एक्स्ट्रा यूनिट है प्लस 100 है ये। तो इसके लिए हम लेबर यूज़ करते हैं 4। तो यहाँ पे आप जो एक्स्ट्रा ये 100 यूनिट प्रोडक्शन जो है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेबर कितनी ज़रूरत है 2 की। उसके बाद अगर हमें प्रोडक्शन करना है किसका 300 यूनिट गुड्स का, तो उसके लिए टोटल लेबर की ज़रूरत हमें पड़ती है 6। कि एक्स्ट्रा जो आपने 100 यूनिट गुड का प्रोडक्शन किया है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा लेबर की कितनी ज़रूरत पड़ती है, ये आपको ज़रूरत पड़ती है 2 की। तो हर एक कंडीशन के अंदर आपके पास क्या है कि अगर आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं सेम यानी कि आप 100 यूनिट का, तो आप सेम जो क्वांटिटी में आपको हर एक कंडीशन में सेम क्वांटिटी आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी लेबर की, और आप उस सेम क्वांटिटी से आप क्या है प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं सेम क्वांटिटी के अंदर। कि अगर आपको 100 यूनिट जो गुड्स हैं उसको अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए आपको हर एक कंडीशन में 2 आपको प्लस जो है वो लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हर एक 2 लेबर जो है वो इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन व्हाट्सएप करके पूछ